हाँ जी, एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिसिंग वैल्यूज़ जो है पे ब्लैंक्स जो पोर्शन है वो उनको फिल करना है। और यहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म के लिए वो हमें मालूम है, डी जो है वो कॉमन डिफरेंस के लिए ये भी हमें मालूम है, ए एन जो है nth टर्म है ए पी का। तो इस पर थोड़ा सा अब काम कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.2। अब जैसे कोई एक ए पी है, मैंने इस बात को क्लियर कर चुका हूँ, इस बात को फॉर्मूला हमने पढ़ लिया हुआ है पिछली क्लास में कि अगर कोई एपी ऐसे है, हाँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, 5 से कर लेता हूँ। इस तरीके से कोई एक एपी है, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि ए लिखते हैं खाली इसको, या A1 डाल सकते हो, ए भी लिखोगे तो A1 एक ही बात है, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, ठीक है। ऐसे ही कहीं पे जाके कोई एक टर्म बन रही है इसके अंदर 135, कोई एक टर्म जाके बन रही है 135, पता नहीं बनेगी भी कि नहीं, ठीक है चेक कर लेते हैं इसको। अब ये मुझे भी नहीं मालूम कि बनेगी कि नहीं, है ना, मैंने ऐसे थोड़ा सा सोच के नंबर एक डाल दिया है। तो मैंने कहा यार ये बनेगी तो ये कोई टर्म बनेगी तो nth टर्म बनेगी। अब इसकी पोजीशन नहीं मालूम ना मुझे, इस टर्म की पोजीशन नहीं मालूम कि कौन से नंबर पे ये बनेगी। ये मैंने लिख दिया कि इसकी एक टर्म बन रही है, चलो अभी मैं मान के ही चलता हूँ कि बन रही है। कैलकुलेशन करने के बाद येस और नो का भी आंसर दे देंगे कि भाई टर्म बन भी रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बन रही होगी तो कैसे आएगा वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये मालूम है कि एपी की शुरुआत यहाँ से हुई है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ के बारे में नहीं मालूम, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ मुझे नहीं मालूम अब कौन सी टर्म क्या बनेगी, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये है कि भाई ये वाली एक टर्म जो है ये कौन सी पोजीशन पे ये बताना है। ये पोजीशन नहीं है, 135 उसकी पोजीशन नहीं है, 135 एक नंबर है जो इस एपी में हो सकता है आ रहा है। अगर आ रहा है तो बताओ कौन सी जगह का नंबर है, यानी कि कौन सी जगह का मतलब वो n की वैल्यू निकालनी है, n मिसिंग है यहाँ पे की पोजीशन, n मतलब उसकी पोजीशन, ये याद रखना है। और 135 उस ये खुद टर्म है, ये टर्म है। और अगर मैं ये ए एन लिख रहा हूं ना, ए एन मतलब पूरा मिला के ए एन, ये भी टर्म ही होता है, यानी कि कोई टर्म है 135 और एन उसकी पोजीशन है, ये मुझे नहीं मालूम। तो हम इसको लिखते हैं ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म, क्या पढ़ना है आपकी चॉइस है। इसका रूल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अगर आपको पता होता कि कोई एक टर्म निकालनी है, आपको मैं कहता 25वीं टर्म निकालो, A25 निकालो, आप कहते सर a प्लस 24 डी बन जाएगा, डी की वैल्यू एक कम हो जाती है टर्म की पोजीशन से, ठीक है, ये आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। यही तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे अब टर्म कौन सी है यही तो नहीं मालूम, तो मुझको n-1 ही लिखना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम कि n की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो nth टर्म है वो टर्म की जो खुद की वैल्यू है वो है 135। ये वाला पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो अगली ये वाली जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो फटाफट से निपटा दोगे। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जो nth टर्म है वो 135 है, तो इसका मतलब इसमें मिसिंग वैल्यू क्या है, n को निकालना है, उसकी पोजीशन को निकालना है, पोजीशन ऑफ टर्म निकालना है कि कौन सी जगह पे बन रही है वो। a की वैल्यू 5 है, n मालूम ही नहीं है तो n-1 भी मुझे नहीं मालूम होगा। d की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, d की वैल्यू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आ गया प्लस में 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 लग जाएगा। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है कि आप इसमें से n ढूंढना चाहते हो, मतलब कि 2-3 तरीके तो सीधे सादे से हैं जो हम कर सकते हैं। एक तो है कि प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करूं, यानी कि कैसे, एक तरीका यहीं करके बता रहा हूं, 3n माइनस का 3 इक्वल में 135, फिर 3n और इन दोनों को सॉल्व करा तो प्लस का 2 आया 135 के इक्वल। अगला स्टेप आ जाएगा n वाली टर्म्स अलग करी, बिना n वाली अलग करी, 133 आया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ आ रही है, अब 3 से पूरा पूरा तो ये कट नहीं रहा, ये आपको समझ में आ रहा है, रिमाइंडर रह गया, यानी कि ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया यहाँ पे। तो ये n की वैल्यू ये कभी नहीं हो सकती, n ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है, n कभी भी जीरो नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा जिसमें नीचे
P अपॉन Q की फॉर्म में, और यहाँ पे Q क्या क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि Q यहाँ तो वन नहीं होना चाहिए, Q की जगह पे 1 नहीं होना चाहिए, और Q की जगह पे 0 भी नहीं होना चाहिए। 1 होने का मतलब है वो तो पूरा पूरा कट चुका होगा। अगर मैं ऊपर 5 लिखूँ नीचे 1 लिखूँ तो इसका मतलब तो 5 ही हो गया ना, तो 5 एक टर्म हो सकती है। लेकिन अगर Q की वैल्यू, यानी कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि डेसिमल वाला नंबर, ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिख देता हूँ कि डेसिमल में नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो इस बात को ही लिख दो, फिर क्या हो सकती है, n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हो सकती है नेचुरल नंबर। ये सबसे अच्छा आंसर रहेगा देना कि n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाता है अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो उसको, ठीक है। n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है, इसके अलावा होल नंबर की वैल्यू मतलब कि 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, इंटीजर वाली नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू ऐसी जो डेसिमल में आ रहा है वो भी इंक्लूड नहीं कर सकते, ना तो नेगेटिव ना ही डेसिमल वाला नंबर। n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ये तीनों ही केसेस नहीं हो सकते, तो सिर्फ क्या हो सकता है, सिर्फ ये वाला केस हो सकता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि n की वैल्यू या किसी टर्म की जो पोजीशन है, याद रखना पोजीशन की बात कर रहा हूं, बच्चे यहाँ पे गलत मीनिंग ले जाते हैं इसका। सर आपने कहा था कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। टर्म नेगेटिव हो सकती है, जो ये नंबर लिखे हैं ना एपी के जो नंबर हैं 5, 8, 11 इस तरीके से, ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं, ये 0 हो सकता है, ये रूट वाला नंबर हो सकता है। लेकिन उसकी जो जगह है, पहली जगह फर्स्ट पोजीशन, दूसरी जगह सेकंड पोजीशन, रैंक जो उसकी पोजीशन है, जो ये ए के नीचे वाले नंबर है 1, 2, 3, 4, ये जो नीचे वाले नंबर है ये कभी भी डेसिमल में नहीं होंगे, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ये कभी भी रूट में नहीं होंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे, 0 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ये कोई टर्म बनेगी नहीं, 135 इसकी टर्म ही नहीं है, स्यापा ही खत्म हो गया, ठीक है। 135 इसकी कोई टर्म ही नहीं है, तो पोजीशन कैसे पता चलेगी, तो इसकी कोई पोजीशन बनेगी नहीं, क्योंकि 135 इस एपी की टर्म ही नहीं है। ये खुद एग्जांपल लिया तो गलत होने के चांसेस थे, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन है, यानी कि कहने का ये मतलब है। अब ऐसा करता हूं, मैं बुक के क्वेश्चन लेना शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पे देखो ये क्या कह रहे हैं कि a की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में इतनी है, d की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू इतनी है, a n निकालो। सबसे आसान क्वेश्चन है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको। फर्स्ट पार्ट में a आपने दिया 7, d आपने दिया 3, n दिया 8, आपने कहा a n निकालो। a n मतलब nth टर्म, n की वैल्यू कितनी है 8, तो n की जगह पे मेरे को क्या लगा देना चाहिए, 8 लगा देना चाहिए। यानी कि आप जो a n पूछ रहे थे, इसका मतलब आप a 8 पूछ रहे थे, क्योंकि n तो आपने दे रखा है, n तो आप कह रहे हो जी 8 है, तो मतलब n की जगह पे मुझे 8 लगा देना चाहिए। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, इसको क्या पढ़ूंगा, 8th टर्म, एपी की 8th टर्म, 8वें नंबर की टर्म, 8th पोजीशन पे क्या नंबर लिखा होगा, ये मतलब हुआ। तो 8th नंबर की टर्म निकालनी है ना, तो a प्लस इससे एक कम करके 7d लिख दो। ये रूल के हिसाब से बन गया, ये फॉर्मूले के हिसाब से बन गया। a का वैल्यू कितना है 7, क्वेश्चन में गिवन है, a की जगह पे 7 लगाना है, d की जगह पे 3 लगा दो। 7 × 3 28, आसान क्वेश्चन था, खत्म हो गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, मैं इसके सारे ही पार्ट कराऊंगा खुद। a की वैल्यू कितनी है -18, d की वैल्यू कितनी है, गायब है, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और फिर n की वैल्यू कितनी है 10, और वो है 0। अच्छा ये 10 है, और a n कितना है 0, देखो a n 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोजीशन 0 है, उस पोजीशन पे नंबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि कोई एपी ऐसा हो सकता था, एपी हो सकता था, यहां से स्टार्ट करते हैं हम इसको, 6 -3 0 3 6, इस तरीके से एक एपी हो सकता है। यस ये एपी है, -6 -3 0 3 6, हाँ ये हो सकता है, ये एक एपी है, ठीक है। तो इसमें देखो एक टर्म 0 भी तो आ रही है, और ये एपी भी है, तो ये कौन सी जगह पे आई, इस एपी के हिसाब से ये तीसरी जगह पे आई, थर्ड पोजीशन पे आई, थर्ड पोजीशन पे आई, यानी कि इस एपी की थर्ड टर्म जो है वो 0 है। ऐसे पूछ रहा है कि कोई एक टर्म है 0,
कौन सी टर्म है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपने साफ साफ दे रखा है n की वैल्यू 10 है, यानी कि 10वें नंबर की टर्म यहाँ पे 0 है, 10th पोजीशन पे जो नंबर आ रहा है वो 0 है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एपी एग्जांपल लिया तो इसमें तीसरी पोजीशन पे 0 आता है, ऐसे आपने जो एपी दिया है आपके हिसाब से उसमें 10th पोजीशन पे 0 आ रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको है तो नहीं किसी को जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे? बात समझ में आ रही है सभी को? माइक खराब है सबके? यस सर, आगे। हाँ जी, तो आपके हिसाब से ए एन की वैल्यू 0 है, लेकिन n को आपने 10 रखने को बोला है, तो इसका मतलब 10th टर्म 0 है। ठीक है, 10th टर्म 0 है, यानी कि एक इक्वेशन में इससे बड़े आराम से बना सकता हूँ। इतनी सी इंफॉर्मेशन से बड़ी प्यारी सी मैं एक इक्वेशन बना सकता हूँ। इसमें मैं लगाता हूँ फॉर्मूला ए एन, यानी कि आपने ऊपर वाले में ही देखा है 8th टर्म जब भी लिख रहे हैं आप तो डी के साथ उससे एक नंबर कम करके लिख दे, तो ए तो आता ही है। ऐसे 10th टर्म का मतलब a प्लस 9d होगा। इसमें भी कोई कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ही एक क्वेश्चन ऐसा होगा एपी का जिसके अंदर ये फॉर्मूला हम यूज ना करें, यानी कि अगर वो टर्म से रिलेटेड है। एसएन का फॉर्मूला आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये वाली चीज तो हमारे कहते हैं ना कि भाई जवान पे होना चाहिए कि ये एक सेकंड से पहले इस चीज का आइडिया लग जाना चाहिए। ये ना हो कि मैं फॉर्मूले पे खो रहा हूँ या मैं इसमें भी कंफ्यूजन बना के बैठा हूँ कि यार डी के साथ कौन सा नंबर आता है। ये एन की पोजीशन जो भी है, एन की वैल्यू जो भी है उससे एक कम करके डी के साथ लगाना है आपने। ठीक है, ये आसान सी बात हो गई। ये एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई मेरे पास ए और डी में। ठीक है, लेकिन ए की वैल्यू कितनी है? माइनस का 18 लगा सकता हूँ। डी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, चलो छोड़ दो। अच्छा, मैंने ना कुछ समझाना था ऊपर वाले क्वेश्चन में, एक सेकंड को मैं वापस जाऊंगा, अभी पहले इसको कंप्लीट करा देता हूँ। 9d इज इक्वल टू 0 नहीं समझा सकता क्योंकि वो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ था ना ये वाला। इसका एक मैं कह रहा था एक तरीका, तो ये एक दूसरा तरीका बताना था, आगे बताऊंगा, अभी इन्हीं में आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये कितना होगा 9d, और ये माइनस का 18 उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आएगी? ये 18 और 0 को प्लस करोगे 18, और ये 9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में d कितना है? 2 है। आसान सी कैलकुलेशन है। तो यही सब आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे उनने एक ही क्वेश्चन में सारे पार्ट मिक्स कर दिए, आगे यही पर्टिकुलर एक क्वेश्चन करके ऐसा पूछा जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। मैं कॉपी करता हूँ यार, इसको ऊपर से नीचे देखने में टाइम जाएगा। ये था a, ये था d, ये था n और ये था an। ठीक है, तो a की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, d की वैल्यू माइनस का 3, n की वैल्यू 18, an की वैल्यू माइनस का 5। ठीक है जी, तो लिख देता हूँ मैं। an आपने दिया है माइनस का 5, n की वैल्यू तो 18 दी है, इसका मतलब a 18 18th टर्म इस AP की है माइनस का 5। टर्म की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो जैसे यहाँ पे है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है। लेकिन n की वैल्यू जो ये है n, ये सिर्फ और सिर्फ होल नंबर आएगा, सॉरी नेचुरल नंबर आएगा, होल नंबर नहीं नेचुरल नंबर। जीरो नहीं आएगा, मतलब होल नंबर में से जीरो हटा दो तो बाकी सारे नेचुरली बचते हैं। तो a18 आप क्या लिख सकते हो? a प्लस 17d, हाँ जी हाँ लिख सकते हैं, माइनस का 5। ठीक है, a की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हटा दिया, 17 और d की जगह पे माइनस का 3। आसान है ये तो इसमें तो कोई खास बात है नहीं। ये आएगा माइनस का 51। अगले स्टेप में a कितना हो जाएगा? माइनस का 5 प्लस में 51, 11 में से 5 गए 6 ही होता है, 46 प्लस का 46 आ जाएगा। a की वैल्यू आएगी प्लस में 46। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ जाते हैं। ये a था, ये d है, ये n है और ये n है। यस, अब n वाला क्वेश्चन आ गया, जहाँ पे उस क्वेश्चन में भी n निकाल रहे थे जो मैंने खुद से फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में स्टार्ट करा था। यहाँ पे भी n वाला क्वेश्चन है, तो अब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन डेसिमल में आ गया तो चलो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। an आपने दिया है 3.6। ठीक है, n की वैल्यू, अब n तो गायब है, n गायब है तो मैं कुछ लिख नहीं सकता यहाँ पे। सीधे nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो लिखते हैं। अगर n मालूम है तो उसमें से एक माइनस करके d के साथ लगा दो। अगर n ही है तो n में से एक माइनस नहीं कर सकता, इसलिए n माइनस 1 ही लिख दूंगा। ठीक है जी, a की जगह पे क्या लिखना है? माइनस का 18.9, माइनस का 18.9 प्लस n की जगह पे क्या लिखना है? ये तो मालूम ही नहीं है, छोड़ दो। d की वैल्यू कितनी है? 2.5। अब दो तरीके यहाँ से कैलकुलेशन के बनेंगे, मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा, फिर आप देख लेना जो आपको आसान लगे आप वो करना। लेकिन गलती नहीं चाहिए, भले कोई एक लंबा लगे कोई एक छोटा लगे, गलती किसी में भी नहीं चाहिए।
छोटा करना है तो गलती नहीं चाहिए, लंबा करना है तो सही ही चाहिए। पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, 18.9। अब क्या करेंगे, एक तरीका तो था वही ब्रैकेट ओपन करने वाला, कर दो तो कितना आ जाएगा देखो, प्लस का 2.5 n और माइनस का 1 की 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 ही आएगा, किसके इक्वल, 3.6 के। अच्छा जी, n वाली टर्म तो सिर्फ एक ही है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दो। चलो ये बिना n वाली 2 टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करो, यहीं पे कर लेता हूँ। माइनस का कितना आ जाएगा, 9 और 5 कितना होता है 14, और 18 और 2 20 और 1 21, 21.4 इक्वल में 3.6। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या बनेगा, n वाली टर्म अलग कर लो और बिना n वाली टर्म अलग कर लो। ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ये तो मालूम है आपको, फिर भी मेरे थोड़ी सी आदत है कि मैं शेडिंग वेडिंग करके दिखा देता हूँ, यहाँ लाइनें वाइनें डालता रहता हूँ। पुराने पढ़ने वाले बच्चे तो जानते हैं इस बात को। 3.6 है, और ये माइनस वाली वैल्यू जब उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा 21.4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 21 और 4 25 बन जाएगा टोटल। ठीक है ना, इसको प्लस करना तो आता ही होगा डेसिमल वाले नंबर को, नहीं आता तो मैं यहाँ करके बता रहा हूँ एक बारी, सभी को आता है लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए करके बता रहा हूँ। जैसे इसके नीचे 3.6 लिखना था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, राइट वाली वैल्यू राइट चली जाएगी, लेफ्ट वाली वैल्यू लेफ्ट में आ जाएगी, ऐसी होती है प्लस। 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि जो बचा था ऊपर छत पे गया था, और 2 का 2 ऐसे हुआ प्लस। ठीक है, 25.0 आया ना, तो 25 ही लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। n निकालना है तो कितना हो जाएगा, 25 अपॉन में 2.5, पॉइंट हटाओ, नीचे से पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, पॉइंट के बाद 5 लिखा है, एक ही वैल्यू है, तो ऊपर उतनी 1 के पीछे 0 आ जाएंगी। ठीक है, ये मालूम है, 25 और 25 कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि इस AP का 10th टर्म जो है वो है 3.6, 10th टर्म 3.6 है इस AP का, ये पता चला। अच्छा, दूसरा तरीका बता रहा था मैं कि सॉल्यूशन का दूसरा तरीका क्या रहेगा, यहाँ तक तो सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो सेम है, इसके बाद क्या रहेगा, इस स्टेप, ये जो नीचे वाले स्टेप्स थे ये वाले हटा के डायरेक्टली कर सकते हो। क्या करना है, ये वाली वैल्यू 18.9 उधर जाके प्लस हो जाएगी, जो भी यहाँ पे साइन होगा उसका उल्टा साइन हो जाएगा इधर जाके, वो तो आपको मालूम है, जब वैल्यू को शिफ्ट करोगे इक्वल के दूसरी साइड पे तो उसका अपना ओरिजिनल साइन खत्म हो जाता है, प्लस या माइनस जब करते हो तो। ठीक है, तो फिलहाल ये प्लस और माइनस ही होगा, उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। और 22.5 जो है n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2.5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस स्टेप को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। तो इस वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, इसका साइन चेंज कर दो, और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक ही स्टेप में सारा काम हो जाएगा। n-1 कितना आ जाएगा, 3.6 में प्लस कर दो 18.9, यानी कि इसका साइन चेंज कर देना, अगर ये प्लस में होता तो उधर जाके माइनस, अगर ये माइनस में तो उधर जाके प्लस, वो तो आपको मालूम ही है। और ये वाली वैल्यू डिवाइड में आएगी, और डिवाइड में आती हुई वैल्यू का साइन कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, अब इसको सोल्व कर लोगे। 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है ना, 5 लगा दिया। 18 और 3 कितना होता है, 21, 21 में एक प्लस करा 22। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, 2.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, ऊपर 10 गया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 गया, 10 से 10 कट गया। 25 के डेल में 225 कब आता है, 9 पे आता है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में एक प्लस करा 10। फिलहाल ये डेसिमल वाला था ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लगाया, ये तो बड़ी खतरनाक से डिवाइड आई है, वहाँ पे तो आसान आई है। लेकिन अगर ये डेसिमल वाला नहीं होता तो ये आपको आसान लगता, जो सेकंड मेथड है, कैलकुलेशन का सेकंड मेथड है। क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की एक तरीका है, एक मेथड है कैलकुलेशन करने का। या तो आप ऐसे कर लो या आप वैसे कर लो, आपकी चॉइस है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th पार्ट। ये a है, ये d है, ये n है, ये an है, an निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है, 105, an निकालना है, और n की जगह पे कितना लिखना है, 105 लिखना है। अगर 105 लिखना है तो कितना हो जाएगा, a प्लस 104d, ऐसे हो जाएगा। अब तो आसान है, बेहद आसान है। a की वैल्यू 3.5, 104 को d से मल्टीप्लाई कर दो 0 से। अच्छा, 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी कि 3.5। ये आ गया यहाँ पे a 105। आसान था, कोई डाउट इन सारे क्वेश्चंस में से किसी में भी, सारे आसान से क्वेश्चन थे। बस मुझे सिर्फ एक फॉर्मूले को याद रखना है, यहाँ पे nth टर्म सबसे ऊपर लिख देता हूँ। ये है फॉर्मूला,
ठीक है, ये रूल आपको ध्यान रखना है हमेशा। आगे बढ़ते हैं। इसके ये 2 क्वेश्चन आपके लिए अभी छोड़ रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी इसी तरीके के हैं, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। ये तीनों तीसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट अगर हमने समझ लिए अच्छे से, जो कि आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे, तो आप अब आगे वाले क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन करने के काबिल हो जाओगे, कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन एपी के अंदर जितने भी एपीस यहाँ पे दे रखे हैं, तो हर एक एपी है, हर एक एपी का जो मिसिंग टर्म है वो बॉक्सेस के अंदर आपने लिखनी है, जो भी गायब है उसको आप बताओ क्या होगी। तो आप देखो ये एपी दे रखा है आपको, आप सब तक आवाज़ पहुँच रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। जिसको डाउट होगा हाथ खड़ा करना या फिर अनम्यूट होके बोल देना। 2, फिर एक बॉक्स बना रखा है, फिर 26 लिखा हुआ है, यानी कि एक एपी आपको ऐसे दिया हुआ है। तो यानी कि 2 कौन सी जगह पे? पहली जगह पे ना, स्टार्टिंग है एपी की, स्टार्टिंग जहाँ से होगी वही फर्स्ट टर्म होगी। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। तो आगे की टर्म्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, मतलब कि और कुछ निकालने को उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ ये जो बॉक्सेस बने हैं ना, इन बॉक्सेस में वैल्यू डाल दो कौन सी आनी है। तो यानी कि सेकंड टर्म निकालनी है, सीधी सी बात है। किसी भी एपी में, मेरी बात सुन लो, किसी भी एपी में अगर आपको 2 टर्म दे दे, कोई सी भी 2, तो आप उस एपी पे अपना कब्जा कर सकते हो, यानी कि उस एपी का सब कुछ हासिल कर सकते हो। और सब कुछ हासिल करने के लिए सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए, उस एपी की पहली टर्म और उस एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। बस सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए मुझे उस एपी के ऊपर कब्जा करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको समझने के लिए। अगर 2 लगातार टर्म दे देता, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, अगर मैं कहता है ये एक एपी है 5 और 12, तो आप कहते हैं यार फर्स्ट टर्म है 5 और डी है 12 - 5 7। आपको एपी में पकड़ हो गई, ए पता चल गया, डी पता चल गया। मैं कोई सी भी टर्म निकालने को बोलूं, आप 2 मिनट में निकाल दोगे, रूल आपको मालूम ही है। अगर मैं बोलूं भाई इसकी 11th टर्म निकालियो, तो आप कहोगे a + 10d कर दो। तो यानी कि किस चीज़ की जरूरत थी? ए की और डी की, आपने निकाल लिया ए और डी। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स देगा तो भी निकालना आसान होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि एक तो हो सकता है बीच में से कहीं से दे देता, एक होता है स्टार्टिंग से ही दे दे। अगर स्टार्टिंग से देगा तो सबसे आसान क्वेश्चन वो बनेगा जो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स दे देगा, और उससे एक स्टेप ऊपर वाला क्वेश्चन होगा जिसमें स्टार्टिंग की टर्म देगा और बीच में से कोई टर्म देगा, और उससे एक और स्टेप ऊपर वाला क्वेश्चन बनेगा जिसमें बीच में से कोई 2 टर्म दे देगा जो कि कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगी। अब जो ये सारी बातें बताई हैं, इतनी कंफ्यूजन अपने दिमाग में लेके मत चलना कि पता नहीं क्या बता दिया कि होंगे कि नहीं हो पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखना, किसी भी एपी में अगर आपको 2 टर्म्स मालूम है ना, तो आप उस एपी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। कैसे, अब मैं बता रहा हूं। तो लिखेंगे, हाँ जी, ए फर्स्ट टर्म, मुझे किसी भी एपी में पकड़ करने के लिए 2 चीजें चाहिए, ए और डी। ए तो मिल गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा कब्जा तो मेरा इस पे हो गया। अब तीसरी टर्म दी है आपने 26, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी टर्म का मतलब a3 का मतलब a + 2d ना, a + 2d, a + 2d है ना, a + 2d किसके इक्वल? 26 के इक्वल। अब a तो मालूम है 2 है, एक ही जगह पे 2 लगा दो। ठीक है, किसके इक्वल? 26 के। अब आप डी भी निकाल लोगे, कितनी देर लगेगी? ये लो, ये उधर जाके -26 - 2। अगर कैलकुलेशन ना समझ में जरूर बोलना। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 24/2 यानी कि 12। डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता वैसे ही थी क्वेश्चन के हिसाब से। मुझे क्या फाइंड करना है? सेकंड टर्म। मुझे क्या फाइंड करना है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म इसका मतलब ए प्लस डी के साथ इसमें से एक कम कर दो, 1d यानी कि खाली डी। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 12, 12 में 2 प्लस करा 14, तो ये वाला नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं किसी और कलर से डाल देता हूँ या लास्ट में ही लिखता हूँ। जो था 2, फिर आएगा यहाँ पे 14 और फिर नेक्स्ट नंबर था 26। ये है जी, एपी कंप्लीट कर दिया हमने। अगला क्वेश्चन और समझाता हूँ, ये आसान था। हाँ, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी बात।
जो मैं बताना चाहता था। इस एपी के अंदर फर्स्ट टर्म गायब है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड टर्म गायब है, फोर्थ टर्म दे रखी है। तो यानी कि ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। आपको जो चीज़ें निकालनी है आप उस पर कैसे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, जो दे रखा है उसी पे तो काम करोगे। दे रखा है सेकंड टर्म, दे रखा है फोर्थ टर्म, दोनों को लिख दो। आपने दिया सेकंड टर्म 13, आपने दिया फोर्थ टर्म 3, सही लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो सीक्वेंस में नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सेकंड टर्म 13, फोर्थ टर्म 3। सेकंड टर्म का फॉर्मूला मेरे हिसाब से क्या बनेगा, या मैं सेकंड टर्म अगर निकालने बैठता तो मैं क्या लिखता, a प्लस डी लिखता ना। तो मैं लिख दूंगा a प्लस डी 13 के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो दो वेरिएबल की एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। ऐसी a4 मतलब फोर्थ टर्म मैं अपने हिसाब से निकालता तो लिखता a प्लस 3d, ये 3 के इक्वल, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब क्या दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगा दो। यही करना होगा हर क्वेश्चन में जहाँ पे आपको दो टर्म दे देगा। तो सॉल्व कर लूँगा मैं इक्वेशन 1 को एंड 2 को। तो a प्लस डी 13 के इक्वल, a प्लस 3d 3 के इक्वल, साइन चेंज करा, ख़त्म करा, सॉल्व करा और d की वैल्यू मिल गई, ठीक है। और ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट लिखना है इक्वेशन 1 में लगाता हूँ। तो कितना हो जाएगा, a प्लस डी की जगह पे माइनस का 5 इज इक्वल टू 13। ये थी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में मैं d की जगह पे -5 लगा रहा हूँ, ये मैंने नीचे लिख दिया है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 प्लस 5 18। a मिल गया 18, d मिल गया 5। चलो दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, a और d दोनों मिल गए। कहाँ पे डब्बे बने हुए थे, फर्स्ट टर्म पे डब्बा बना हुआ था, तो फर्स्ट टर्म तो मिल गए 18, ठीक है जी। यहाँ पे 18 आ जाएगा लिखा हुआ। और कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू माइनस का 5, तो 18 माइनस 10 8, ठीक है जी। आसान लगा, कोई दिक्कत नहीं लगी इसके अंदर? बताओ, समझ में आया? बताओ, नहीं आया तो बताओ। सर यस सर, आ गया। आ गया। जिसको दिक्कत है हाथ खड़ा कर सकता है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। अब मैं क्या करूं, एक फ्रैक्शन वाला भी समझा देते हैं। फर्स्ट टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 9.5 है, ठीक है जी। तो फोर्थ टर्म को आगे, फर्स्ट टर्म को क्या सॉल्व करूं, पहली टर्म तो मिल ही गई, अब उसको क्या लिख सकता हूं, कुछ नहीं। फोर्थ टर्म को हाँ कुछ लिख सकता हूं, a प्लस 3d, ये कितना हो जाएगा 19/2। मिक्स फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 9 इंटू 2 करा 18, 18 में 1 प्लस करा 19, 19/2। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 9 प्लस हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 एलसीएम लेके, मतलब कि वो एलसीएम वाला पार्ट ही होता है जो हम इस तरीके से गाना गा के सुना देते हैं, नो 2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस। तो एक्चुअल में तो स्टेप्स ये वाले थे ना, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 5 लगा दो, 5 प्लस 3d 19/2। अब d को सॉल्व करना है, इसको इधर ही रखो, उधर भेज दो इसको, 19/2 माइनस 5/1। 3d कितना आएगा, 2 एलसीएम 19 माइनस 10 बन जाएगा। इसका अगला स्टेप, 3d इज इक्वल टू 19 में से 10 गया 9/2 और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 तो था ही, ये 3 इसके साथ यहाँ पे था मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाली टर्म जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो उसका हो जाएगा उल्टा, रेसिप्रोकल, और वो भी मल्टीप्लाई में रहेगा, ऐसे समझ लो। d की वैल्यू आ गई 3/2। बस अब काम कर सकते हो, सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है।
तो जो सेकंड टर्म बनेगा वो बनेगा a प्लस डी। a कितना था 5, 5 में प्लस कर दो d, तो 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 में 3 प्लस करे 13, ये बन गई सेकेंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालनी है, या तो फॉर्मूला लगा लो a प्लस 2d वाला, या फिर जो सेकेंड टर्म आई थी उसी के अंदर प्लस कर दो डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को, यानी कि 13/2 में प्लस कर दो 3/2। तो एलसीएम लेने के बाद 2 ही आएगा, ऊपर 13 और 3 प्लस हो जाएंगे 16/2, यानी कि कटने के बाद 8। या तो ऐसे कर सकते हो, मैं रूल के हिसाब से भी करा देता हूँ। a5 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 प्लस 3 8 ही आया। ठीक है, पूछ नहीं रहा हूँ, जिसको समझ में जहाँ नहीं आएगा वो अपने आप से पूछेगा, क्योंकि सारी सहूलियतें आपके पास हैं, बोलने की भी, टाइप करने की भी और हाथ खड़ा करने की भी। ठीक है ना। तो अब मैं इसमें से ले रहा हूँ, फोर्थ नहीं ले रहा क्योंकि उसमें नेगेटिव वाली वैल्यू तो है, लेकिन मैं फिफ्थ ले रहा हूँ, उसमें भी नेगेटिव वैल्यू भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा फिफ्थ वाला पार्ट। समझ में तो तुम्हें आ ही चुका है। फर्स्ट टर्म, सेकंड ये वाली है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ये सिक्स्थ टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो इस टाइप का जब भी काम बने कि बीच में से उठ के 2 टर्म आ जाएं, बीच में से 2 टर्म्स हमारे को मिल जाएं, तो सीधी सीधी सी एक बात बननी है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और पहली टर्म दे दे और बीच में से कोई टर्म दे दे, तो वहां बनेगा सब्सटीट्यूशन मेथड कि a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना उस जगह पे, बस सीधी सी बात, रट्टा मारने वाली। नहीं तो कैलकुलेशन अपने आप ही हमें कुछ ना कुछ तो बता ही देती है कि क्या करना है आगे। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था जिसमें a पता था मुझे, तो एलिमिनेशन कैसे लगाता है यहाँ पे, a की वैल्यू तो 5 है, और दूसरी इक्वेशन मिली थी मुझे ये वाली, a प्लस 3d 19/2 के इक्वल। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन मेथड ही लग सकता था ना, कि मैं a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूं, एलिमिनेशन कैसे लगाता है यहाँ पे। और लेकिन यहाँ पे अपने आप बनेगा और यहाँ पे अपने आप ही होगा काम जो होना है। सेकेंड टर्म 38, इसका मतलब a प्लस डी 38 के इक्वल, ये बन गई पहली इक्वेशन। आपने एक कंडीशन और दी है, सिक्स्थ टर्म माइनस का 22, यानी कि a प्लस 5d बनेगा माइनस का 22। सेकेंड इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ इन दोनों को, तो सिर्फ एक ही तो काम करना है, साइन चेंज कर दो, ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 4d, यहाँ पे कितना आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, 15 चौक 60 होता है ना, माइनस का 15 आ जाएगा। यानी कि जब 60 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 आएगा, और माइनस का साइन उसके पास आएगा, माइनस का 15। d मिल गया, a निकालना पड़ेगा, तो d की वैल्यू को ये वाली पुट कर दूंगा। कौन सी इक्वेशन आसान है, पहली वाली, इक्वेशन 1 में लगा रहा हूँ, d का वैल्यू माइनस का 15, तो a प्लस माइनस का 15 38 के इक्वल, तो a की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 15, क्योंकि माइनस 15 माइनस प्लस माइनस ही आएगा, और ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो अपना साइन चेंज कर लेगी, 53। तो a मिल गया 53, d मिल चुका है यहाँ पे माइनस का 15। आप पेपर में भी ना जब भी आंसर आप निकाल के आते हो तो उसमें एक ऐसे बॉक्स जरूर बना के आना, इस तरह से रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी बना सकते हो आप उसमें, वो बनाया ना। इससे क्या एकदम से ना हमारी निगाह, देखो जब आप समझ रहे हो, आपने कभी मान लो शेड नहीं करा, ये वाला शेड नहीं कर रखा, आप किसी का आंसर चेक कर रहे हो, ये आपके सामने शीट आई, तो आपकी सीधे ही निगाह जा रही है ना इन दोनों बॉक्सेस पे। अगर ये नहीं हो तो आपको ए और डी ढूंढना पड़ेगा, ए कहाँ पे लिखा है और डी कहाँ पे लिखा है। मेरे को आंसर ढूंढना पड़ेगा ए कहाँ पे है और डी कहाँ पे है। लेकिन अगर मैं बॉक्सेस बना के आ रहा हूँ इस तरीके से, पेपर में आंसर शीट में आप ये काम करके आ रहे हो, तो अच्छा इस किसका माइनस आएगा, मैंने इसका गलत करा है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, बस सही करा है। तो वीर ने क्या आंसर भेजा मेरे को, डी की वैल्यू -20 आएगी, डी की वैल्यू माइनस का 15 ही तो आ रही है, 20 कैसे आ रही है, कहाँ मिस्टेक है हमारी, प्लस माइनस गलत है क्या, 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, यही तो आएगा, माइनस का 4
हैं 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 डी के हिसाब से एपी बना के देखूं? तो बना लो, आप देख लो। ये 53 है, 53 में माइनस का 15 कर लो। 13 में से 5 गए 8, 4 में से 1 गया 3, 38। दूसरी टर्म 38 ही तो आ रही है, देखना जरा आप, सही तो है। -22 कहाँ पे आ रही है? -22 तो छठी टर्म आ रही है। अभी तो 38 आया, 38 में 15 माइनस करो, फिर और 15 माइनस करो, फिर और 15 माइनस करो, फिर 15 माइनस करोगे तो नेगेटिव 38 में भाई, ये ले मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, ये ले यहाँ पे है 38 आया हुआ है। 38 में 22 15 माइनस करा, क्या आया? 23 आया। 23 में 15 माइनस करा, 8 आया। 8 में 15 माइनस करा, 7 आया। 7 में 15 माइनस करा, आ गया माइनस का 22। यही तो आ रहा है। सर वो मैंने A5 ले लिया था गलती से -22 को। अब वो आपकी गलती है। चलिए ठीक है, तो इस तो चलती गाड़ी में तुम लोग पंगा ले लेते हो बेवजह की गलतियां निकाल के। चलिए कहाँ पे थे हम? हाँ, ए की वैल्यू आ गई माइनस का सॉरी प्लस का 53। तो ए तो डायरेक्ट ही मिल गया 53। तो जो ए पी था इसके अंदर फर्स्ट टर्म गायब थी, तो मैं उसको रेड पेन से या ऑरेंज पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे 53 आ गया, आंसर का पार्ट है। सेकेंड टर्म पता ही है, थर्ड टर्म निकालना है। अब थर्ड टर्म जो निकालनी है, इसका मतलब बन गया a प्लस 2d। ए की वैल्यू 53 माइनस सॉरी प्लस कर देंगे 2 टाइम्स किसका? डी का, यानी कि 53 में माइनस हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा? प्लस में 23, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो प्लस का 23 आ जाएगा थर्ड टर्म। अच्छा, फोर्थ भी निकालनी है, तो फोर्थ टर्म निकालनी है। मैं जरूरी है रूल लगाऊं, मैं a प्लस 3d करके दिखाऊं? थर्ड टर्म पता है ना, 23 आ चुकी है। 23 में प्लस कर देता हूं डिफरेंस, यानी कि माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा ना, प्लस का 8 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म इतना आ गया। फिफ्थ टर्म निकालनी है। फिफ्थ टर्म जरूरी थोड़ा ना है a प्लस 4d ही करूं। अगर मुझे फोर्थ टर्म मालूम है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो भाई पैटर्न तो यही है ना कि भाई फोर्थ टर्म से फिफ्थ टर्म में आने के लिए डिफरेंस प्लस कर दो। तो 8 में प्लस कर दो माइनस का 15, तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 7। तो यही टर्म्स के हमारे मतलब कि यही टर्म्स आ जाएंगी। थर्ड टर्म 23, फोर्थ टर्म 8 और फिफ्थ टर्म माइनस का 7। हाँ, तो मैं कुछ यहाँ पे बॉक्सेस के बारे में बता रहा था। अगर आप ये बॉक्स बना के आओगे तो एकदम से आपकी निगाह पड़ेगी, जो चेक करने वाला बंदा है, चेकर है, उसकी निगाह एकदम से आंसर पे पड़ेगी, तो काफ़ी सही रहेगा। वरना क्या होता है, कई बार हम यही ढूंढते रह जाते हैं कि यार इस बंदे ने डी कहीं निकाला है तो कहाँ निकाला है, तो इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। तो बेटर है कि आप इस तरीके से करके आना, जैसा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। ये मेरी भी आदत में है और इस तरीके से काफ़ी बच्चे भी पेपर में करके आते हैं, तो अच्छा रहता है। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुँची है हमारी गाड़ी? यहाँ तक तो हो गया। चलिए, अब इन्हें ये वाले जो थर्ड क्वेश्चन हमने करा है, इसी से आगे और क्वेश्चन बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम उठाएं, विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखा है 3, 8, 13, 18, और इसमें विच टर्म ऑफ द एपी, ये वाला एपी इज 78, यानी कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 है? मुझे नहीं मालूम ना कौन सी जगह का नंबर 78 बनेगा। तो जब भी जगह गायब हो तो उसको मैं बोल दूंगा यार ये nth पोजीशन का नंबर है, nth पोजीशन का नंबर है, ये nth टर्म है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने कहा जी ये मुझे नहीं मालूम कौन सी जगह का नंबर है, इसलिए मैंने मान लेता हूँ nth नंबर है, ये nth टर्म है 78। अब nth टर्म निकालने का मेरे पास क्या रूल बनेगा? अगर मैं कोई सी टर्म निकालूंगा तो उसको ऐसे तो लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू ये रही 3,
डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो 8 में से 3 को माइनस करके। तो इस क्वेश्चन के लिए ए है 3, डी निकलता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो डी की जगह पे 5 और ए की जगह पे मैं 3 लगा सकता हूँ। तो ए की जगह पे मैंने लगा दिया 3, एन को छोड़ दिया और डी की जगह पे लगा दिया 5। अब मैं देखो वही शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ कि यानी कि जो मैंने इसका करने का दूसरा तरीका बताया था कि ये वाला नंबर उधर ले जाओ साइन चेंज और ये वाला नंबर इधर ले आओ डिवाइड में। तो n-1 की डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिलती है 78 माइनस 3 अपॉन में 5। 78 में से ये 3 माइनस करा, 5 डिवाइड में ले आया। अगला स्टेप क्या बन जाएगा, 78 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 75। 75 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 15। तो n-1 मिला मुझे 15, -1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 16। तो यानी कि इस AP की n की वैल्यू कितनी मिल गई 16, यानी कि 16th टर्म जो है वो है 78। ठीक है, देयरफॉर 16th टर्म इज 78। या तो ऐसे लिखाओ आंसर या फिर ऐसे लिखाओ या फिर तुम ऐसे ही लिखाओ, आपकी चॉइस है कि 16th टर्म जो है वो इस AP की 78 बनेगी। या तो आप ऐसे ही लिख के आओ या ऐसे, ये दोनों में से एक चीज़ लिखाना। कोई डाउट है इसके अंदर? तो मेन है कि क्वेश्चन की भाषा समझ में आनी चाहिए कि वो हमसे चाह क्या रहा है, पूछ क्या रहे हैं वो हमसे। अगर ये चीज़ हमें क्लियर होती है तो बस बड़े आराम से हम कर लेंगे। डाउट है किसी का कोई? सर आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो 5th क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बोला जाता है आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे उन्होंने बोला कि कौन सी टर्म है इस AP की 78। ठीक है, ऐसे बोल दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोलता कि एक AP है ऐसे 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 3, 8, 13, 18, सेम यही क्वेश्चन ऐसे ही, नीचे वाला भी तो ऐसे ही लिखा था। अब मैं बोलता कि कोई एक AP है ये, तो बताओ इसमें कितनी टर्म्स हैं। बात तो वही होगी ना कि यानी कि AP आपने स्टॉप कर दिया, लास्ट टर्म दे दी 78 स्टॉप कर दिया आपने। इस तरीके से लिखते ही मतलब हो गया कि 78 पे AP स्टॉप कर गया। ठीक है, तो 78 पे अगर ये रुक गया तो इस AP में कितनी टर्म है, तो मैं यही पता लगा लूँ कि 78 कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो इतनी ही टर्म है। अगर 78 पता चल जाए मुझे कौन सी पोजीशन पे है, जैसा मैंने अभी सॉल्व कर लिया, तो मैंने कैलकुलेशन से पता लगाया कि 16th पोजीशन पे 78 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितनी टर्म्स है 16 टर्म्स है। ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, बोलो हाँ के ना। यस सर। बस यही पूछा अगले क्वेश्चन में उन्होंने। वो कह रहा है कि एक AP है 7, 13, 19, 7, 13, 19 डॉट 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 205 पे स्टॉप कर गया, ये भी रुक गया। तो यानी कि इस AP में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो इस AP के अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो मुझे पता चल गया पहले नंबर की टर्म ये है, दूसरे नंबर की टर्म ये है, तीसरे नंबर की टर्म ये है। अगर ये पता चल जाए कौन से नंबर की टर्म है तो मतलब इतने ही नंबर है इसके अंदर, इतनी ही टर्म्स हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो करने का तरीका सेम पिछले क्वेश्चन वाला, लेकिन क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा गया। तो फर्स्ट टर्म 7, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आता है 6 आता है ना, हाँ 6 ही आता है। अब आपको कोई टर्म है जो कि 205 बन रही है, 205 पे कोई पोजीशन है, ये कोई पोजीशन पे नंबर बन रहा है, कौन सी पोजीशन है अगर मुझे ये पता चल जाए तो इसके अंदर टोटल उतनी टर्म्स होंगी। ठीक है जी, तो मैं कहूँगा ये nth पोजीशन का नंबर है 205। nth पोजीशन की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास रूल है a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह पे 7 लगाना है, n को छोड़ देना है, d की जगह पे 6 लगाना है। तो फिर मैं वही शॉर्टकट यूज़ करूंगा, मैं 6 से पहले ब्रैकेट ओपन करूं, प्लस माइनस करूं, उधर ले जाऊं, माइनस का प्लस करूं, फिर 7 से डिवाइड करूं। वही सारी कैलकुलेशन सिर्फ 2 स्टेप में ख़त्म कर सकता हूं। 7 उधर ले जाओ साइन चेंज, 6 इधर ले आओ डिवाइड। n-1 की वैल्यू बनेगी 205 में माइनस कर दो 7 अपॉन में कर दो 6, डिवाइड कर दो 6 से। 15 में से 7 जाएंगे तो कितना आता है 8 ही आता है शायद से। 6 से डिवाइड होता है ये 33 आता है। तो n-1 की वैल्यू 33 थी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर जाके प्लस कर देंगे 34। तो यानी कि ये पता चल गया यार 205 जो है ना ये 34th पोजीशन का नंबर है।
हाँ 34th पोजीशन का नंबर है। तो यानी कि इस एपी में कितनी टर्म होंगी? 34 ही टर्म्स होंगी, क्योंकि 34वें नंबर पे ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक क्लास में लास्ट बच्चा जो है उसकी 10th रैंक आया है, एक क्लास के अंदर जो लास्ट रैंक है ना, जो सबसे कम नंबर आए हैं वो 10th रैंक आई है उसकी, तो क्लास में कितने बच्चे थे? 10 ही बच्चे थे। पहला बच्चा दूसरा पहला रैंक होगा, दूसरे बच्चे का सेकंड रैंक होगा, तीसरे बच्चे का थर्ड रैंक होगा, ऐसे लास्ट वाले बच्चे का आपने कहा कि 10th रैंक है, तो यानी कि लास्ट वाला बच्चा, इतने ही बच्चे हैं टोटल क्लास के अंदर, 10 ही बच्चे हैं, है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि 34th पोजीशन हमारी इस एपी के अंदर यही बता रही है कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी है? 34। ये बात समझ में आ गई आपको कि पोजीशन से नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चल रही हैं हमें? यस सर। ठीक है, तो therefore total terms are 34। ऐसे इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना, और अगर आपको लग रहा है कि यार फ्रैक्शन भी आ रहा है, माइनस वाली कैलकुलेशन भी है, अगर ये दिक्कत वाली बात लग रही है तो मैं इसको करा ही देता हूँ। हाँ जी, तो a की वैल्यू है 18, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा रहा हूँ। सेकंड टर्म है 15.5 माइनस फर्स्ट टर्म है 18। 15.5 का मतलब हो गया 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस का 18, एलसीएम लूंगा 2 आ जाएगा, 31 माइनस 18 और 2 की मल्टीप्लाई 36, कैलकुलेट करूंगा -5/2, ये आ गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 47 माइनस का 47 किसी पोजीशन का नंबर है, तो वो पोजीशन गायब है, तो मैं कहूँगा nth पोजीशन का नंबर है, nth टर्म है ये। देखो कितना आसान टॉपिक है, हर क्वेश्चन में एक जैसे ही काम कर रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन आएंगे एक्स्ट्रा के टाइम पे, यहाँ भी थोड़ी हम आगे बढ़ जाएंगे, तो अभी नहीं। ठीक है, तो लिख दें जरा a की वैल्यू 18, d की वैल्यू माइनस का 5/2। ठीक है, तो जब भी आप लिखें या तो इसको ब्रैकेट में करके लिखें या फिर इसको भी ब्रैकेट में कर दो। d की वैल्यू जब भी नेगेटिव हो तो उसको खुद को ब्रैकेट में डाल दो, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन से बचना हो तो। ये क्या हो रहा है, बच्चे बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या करना होगा जी? वही तरीका मैं अपना रहा हूं जो मैंने समझाया आपको। ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस यानी कि साइन चेंज, और ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। अब तक तो नीचे भेज रहा था डिवाइड में, तो ये भी एक तरीके से उधर जाके डिवाइड ही हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन जब उधर जाएगा तो डिवाइड होने के बाद उसको कैसे लिखा जाता है? मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। वही काम एक ही स्टेप में करूंगा, n-1। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन पे आ जाओ, ब्रैकेट ओपन करो, n वाली टर्म को अलग छोड़ दो, बिना n वाली टर्म को एक साइड पे ले जाओ, एलसीएम लेके प्लस माइनस करा लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला स्टेप उसके बाद करा लेना, या आप वो n की वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड में ले जाना। जैसे चाहो वैसे करो, हर तरीके से आंसर आपका सही आएगा। अब आपकी मर्जी है कैसे आपने करना है। माइनस का 47, 18 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कैलकुलेशन से क्या होने वाला है आगे? ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, वो भी नेगेटिव साइन के साथ ही। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो जो मैंने अभी बताया था वही आप करना। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 15 और 4 और 1 5 और 1 6 65, माइनस का 2/5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 13 आएगा। तो n-1 की अगर आप वैल्यू देखो तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन आएगा, 13 और 2 की मल्टीप्लाई 26, नेक्स्ट वैल्यू बनेगी -1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो यानी कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27। तो यानी कि 27th पोजीशन पे आ रहा है माइनस का 47 इस एपी के अंदर, और एपी की लास्ट टर्म थी 47 माइनस का, तो यानी कि इसके अंदर कितने नंबर होंगे? टोटल टर्म्स कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी है? 27, 27 टर्म है इसके अंदर। आ गई बात समझ में? हाँ देखो अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इतना व्यू इसके लिए फिलहाल चल जाएगा। नहीं, कौन से पे थे? अभी तो हम 6 करना है ना। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि चेक करो कि माइनस का 150 इस एपी की एक टर्म है या नहीं है। तो आपने कैसे क्वेश्चन करना है? जो सबसे पहला मैंने एग्जांपल अपनी तरफ से आज की क्लास में लिया था, ये देखो
ये सबसे पहला क्वेश्चन किया था मैंने आज। तो यहाँ पे मैंने पूछा 135 कौन सी जगह का नंबर है ये बताना था। अब वो चेक करते करते मुझे आखिर में पता चल गया यार ये तो कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि ये वाला नंबर इस एपी का नंबर ही नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पूछ रहा है कि माइनस का 150 क्या वहाँ पे कोई इस एपी का नंबर है या नहीं है, तो यानी कि ये डिपेंड करेगा एन की वैल्यू पे। अगर एन की वैल्यू कोई ऐसा फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा या जीरो आ जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर आ जाए तो ठीक है। नेचुरल नंबर होते हैं वही काउंटिंग वाले नंबर, एक से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे ही। ठीक है, ये वाले नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर आ जाते हैं, तो पता चल गया कि भाई 15वें नंबर का टर्म है या 20th टर्म है या 57th टर्म है या 40th टर्म है, कोई भी जो भी नंबर आ जाएगा। और अगर कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट आ जाएगा तो ये एपी की टर्म ही नहीं है। तो ये आप खुद कर लेना। अगर डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, क्वेश्चन आपके सामने। कितने बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन करा देना चाहिए सर आपको? हाथ खड़ा कर सकते हैं वो। कोई भी नहीं है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आप एक सेकंड में ही पढ़ लूं। ये 7th क्वेश्चन, ठीक यही क्वेश्चन आप ऊपर कर चुके हो। देखो कैसे, अभी मैं कॉपी पेस्ट करता हूं तब आपको समझ में आएगा। स्क्रीन हैंग कर गई, क्या हो गया? सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसी पे ही आप क्वेश्चन चला सकते हो। जो चीज़ निकालने को पूछी है उसका क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जो दे रखे उस पर फोकस करो। दिया क्या हुआ है? 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73। इस स्टेटमेंट को जरा शॉर्टकट रूप में आप छोटे तरीके में, या जो सी भाषा आप यूज़ करते हो सॉल्व करने के लिए, उस पर ले आना जरा। 11th टर्म ऐसे नहीं लिखोगे A11, 16th टर्म ऐसे नहीं लिखोगे A16। तो ये क्या हुआ? एक एपी है जिसकी 11th पोजीशन का नंबर आपको मालूम है और जिसकी 16th पोजीशन का नंबर आपको मालूम है, और आपसे पूछा जा रहा है इसकी 31st टर्म कितनी होगी। ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया, ये ऊपर डब्बो वाला, कि इस एपी के अंदर बीच की कोई 2 टर्म दे दी हैं और कोई एक निकालने को बोल दी है। बहुत सारी भी निकालने को बोल सकता था, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी निकालने को बोला था। और इस क्वेश्चन में तो थोड़ा आसान कर दिया ना, सिर्फ एक ही टर्म निकालने को बोला है, 31st टर्म। तो भाई जब भी आपको एक एपी में 2 टर्म दे दे, सिर्फ 2 टर्म, तो क्या कर सकते हो आप उस एपी के साथ? क्या कर सकते हो? उस एपी पे हम कब्जा कर लेंगे, अपना हमारा कब्जा हो सकता है, हम अब कुछ भी पता लगा सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप कहेंगे वही वाली बात, A11 38 है ये वाला और A16 73 है। तो जरा इसी को फॉर्मूले की भाषा में लिख दें जरा। A+10 डेली लिखोगे आप, इसको लिखेंगे, ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई, 2 वेरिएबल पे एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, A16 वाले पार्ट को अगर आप लिखो तो कैसे लिखोगे? A प्लस, या ऐसे 2 बार ही लिखने से बेटर है कि मैं ऐसे ही कर देता हूँ। A11 मतलब ये चीज़ हो गई, और A16 मतलब हो गया A+15D। ये किसके इक्वल है? 73 के इक्वल है। ठीक है, मैं भी गेम खेल रहा हूँ, वो खेलते हैं ना बच्चे ऐसे ऐसे बना के, इसको उससे जोड़ो, उसको उससे जोड़ो, ऐसे ऐसे घुमाऊंगा कि मैं भी गेम खेल रहा हूँ यहाँ पे। सॉल्व कर लो इन दोनों को, बड़ा आसान है सॉल्व करना, फिर से साइन चेंज ही होना, और तो कुछ होना है नहीं। यहाँ कितना आ गया? माइनस का 5D, और यहाँ कितना आ जाएगा? 13 में से 8 गए, कितना होता है? 5 होता है शायद से, और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 ही होता है। माइनस से माइनस कट गया, चलो आसान हो गया। 5 से 35 को काटोगे, 35 को 5 से काटोगे तो 7 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये पुट कर दूंगा आसान वाली इक्वेशन में, पुट इन आसान इक्वेशन। आसान इक्वेशन कौन सी लग रही है? इक्वेशन नंबर 1। तो A+10 इंटू डी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू कितनी आएगी? 38। 10 और 7 की मल्टीप्लाई 70, और उधर जाके माइनस हो जाएगा।
ठीक है, ए की वैल्यू माइनस का 32 और डी की वैल्यू 7। अब आपसे क्या पूछा गया जी, क्या निकालना है, 31st टर्म निकालना है। तो कोई भी टर्म निकालना हो तो दो ही वैल्यूज पे काम बनता है, ए और डी पे। ए और डी नहीं मालूम तो मैं कुछ नहीं कर सकता उस एपी का। तो मैंने वही फोकस करा कि ए और डी निकाल लेता हूँ, निकाल लिया। अब पूछ लो कोई सी भी टर्म आप। 31st टर्म ए प्लस 30d, ए की वैल्यू माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू 7 माइनस 32 प्लस 210, और इसको प्लस माइनस करना तो बड़ा मुश्किल है यार। 10 में से 2 गए 8, और यहाँ कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 में से 3 गए कितना होता है, 7 ही होता है। 178 सही करा है मैंने? सर बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कर दिया। प्लस माइनस मेरी बढ़िया होती जा रही है दिन पे दिन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर हमारी गलतियों ने आपकी हाँ, मेरी खुद की गलतियों ने मेरे को सुधारा है, तुम्हारी गलतियों ने क्या सुधारा है? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना ज़्यादा। चलो ठीक है, थोड़ा सा इसका व्यू छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अगला क्वेश्चन भी सब कराने वाले हैं, मेरे कराने वाले सारे क्वेश्चन। एपी 10th का और एपी जीपी 11th का एक एक क्वेश्चन टीचर को ही कराना पड़ता है, अगर वो ढंग से कराने में इंटरेस्टेड है तो। नहीं तो अदरवाइज वो ये कह सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने आप पेलते रहो। अब यहाँ पे कह रहा है एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म है, 50 टर्म है, 50 टर्म्स है, 50 टर्म्स है टोटल। ठीक है, यानी कि एक एपी है जिसके अंदर हमारे को ये पता चल गया कि इसमें टोटल 50 टर्म है, यानी कि 50th पोजीशन तक ही एपी चल रहा है। ठीक है, इसका यही मतलब हो गया। जिसका थर्ड टर्म 12 है, ठीक है, जो थर्ड टर्म है वो 12 लिखा हुआ है थर्ड पोजीशन पे। पहली पोजीशन का पता नहीं, दूसरी का पता नहीं, लेकिन तीसरी पोजीशन पे 12 लिखा हुआ है। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो अब यहाँ पे एक नया पॉइंट डाल दिया, लास्ट टर्म बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल दी। तो इसका यही तो मतलब हो गया कि 50th पोजीशन पे 106 लिखा हुआ है। सिर्फ इतना सा घुमा फिरा के बोला है आपने, लेकिन मीनिंग तो यही बना ना कि 106 कौन सी जगह का नंबर है, लास्ट पोजीशन का नंबर है। और लास्ट पोजीशन आपने बता दी है, यहाँ पे टोटल 85 बच्चे हैं या 85 टर्म है, ऐसे समझ लो, बच्चे समझ लो। ये बात क्लियर हुई कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपने बोली है 50 ही हैं, और लास्ट टर्म जो है वो 106 हैं, यानी कि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 106 है। और वो कौन सी पोजीशन पे है, क्वेश्चन के हिसाब से पता चलता है 50th पोजीशन पे है। ये वाली बात अगर समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से कुछ और बोलना पड़ेगा। ठीक है, और कोई जो समझ में ना आया हो, फिर से एक ही ऑप्शन है आपके पास, हाथ खड़ा करो या फिर बोलो या मैसेज करो, कुछ तो करो। एक एपी है जिसके अंदर टोटल 50 टर्म हैं, लास्ट टर्म 106 है, तो ये टर्म की वैल्यू है, ये टर्म खुद है और ये उसकी पोजीशन है। इसलिए दो वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, टर्म और पोजीशन। पोजीशन मतलब एन की जगह पे जो लिखा जाता है, और टर्म मतलब ए एन पूरा जो बनेगा। इसी में बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यहीं पे बेड़ा गर्क करते हैं वो पूरे क्वेश्चन का। तो यहाँ पे थर्ड टर्म 12 है, 50th टर्म 106 है, यानी कि एक एपी की दो टर्म मिल गई ना आपको, तो आप क्या निकाल सकते हो, ए भी निकाल सकते हो, डी भी निकाल सकते हो। फिर आप कुछ भी पूछते रहो इस एपी के बारे में। आपने बोला 29 टर्म निकालो, तो 29 टर्म निकालना है तो मुझे ए और डी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं ए और डी निकालना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो थर्ड टर्म 12 है, यानी कि थर्ड टर्म का मतलब, या चलो ऐसे लिख देते हैं, थर्ड टर्म 12 है, इसका मतलब हो गया a प्लस 2d 12 है। ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से 50th टर्म 106 बन रही है, 106 बन रही है, इसका मतलब हुआ a प्लस 49d, और इसका टोटल रिजल्ट है 106, 106। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ये तो बहुत ही आसान है इन सारे क्वेश्चंस में। माइनस में 47d, और यहाँ कितना आएगा भाई, 6 में से 2 गए 4, और 10 में से 1 गया 9, माइनस का डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 94 अपॉन में माइनस का 47, 2 पे जाएगा, डी की वैल्यू 2 आ गई। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो a प्लस 2 इंटू 2 12 के इक्वल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 4,
4 उधर जाके माइनस बन जाएगा 8। तो ए की वैल्यू आ गई 8, डी की वैल्यू आ गई 12। अब कुछ भी पूछते रहो आप इस एपी पे, आपने कहा था 29 टर्म निकालो, तो a प्लस 28 डी निकालना है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है 8, d की वैल्यू है 2, ठीक है जी, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब 9th क्वेश्चन मैं नहीं कराऊं, क्या कराऊं? थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर इतना और इतना रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब 0 आ गया तो शायद इस पर कन्फ्यूजन ना बन जाए कि 0 का क्या मतलब हो गया यहाँ पे। तो वही है, एक एपी की 2 टर्म्स दे रखी हैं। एक एपी में अगर आपको 2 टर्म्स दे देगा तो आप क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, निकाल लेना इसमें। फिर वो कह रहा है कि कोई टर्म है इस एपी की जो 0 बन रही है, यानी कि किसी पोजीशन पे 0 आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि साफ साफ बोला है ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, यानी कि आपके मुताबिक, आपके हिसाब से इस एपी के अंदर कहीं ना कहीं 0 आ ही रहा है। हो सकता है आप हमें कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसा दे रहे हो कि भाई बच्चा हो सकता है तुक्के में कुछ लिखा है। तो हम अपना अब एन पे फोकस करेंगे कि एन निकालना है। अब हमारा काम क्या है, ए पता चल जाएगा हमारे को इन 2 इक्वेशन से, थर्ड टर्म और 9th टर्म की वैल्यू जो जो आपने दे रखी है उससे। पिछले ऊपर 2-4 क्वेश्चन में ऐसे करा चुका हूँ। जब 2 टर्म्स दे देता है, आप ए भी निकाल सकते हो, आप डी भी निकाल सकते हो, ए और डी आपने निकाल लिया। अब आप कहोगे जी कोई टर्म 0 बन रही है, यानी कि ए एन 0 के इक्वल रख दोगे। ए की जगह पे ए की वैल्यू, डी की जगह पे डी की वैल्यू, एन मिसिंग है, एन सॉल्व कर लेना। अगर तो सॉल्यूशन एन का एक नेचुरल नंबर आ जाता है तो वो आपका आंसर है कि इस पोजीशन का नंबर 0 है। और अगर एन की वैल्यू नेगेटिव, फ्रैक्शन या एन की वैल्यू खुद 0 आ जाती है तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है कि इस एपी में 0 भी कहीं ना कहीं आए। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। या चलो हो जाना चाहिए वैसे तो। और बाकी क्वेश्चन मैं सोचा हूँ नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, टाइम मेरे ख्याल से हो गया है। क्या कहते हो, करा दूँ ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्लास में करा लेना। नेक्स्ट क्लास में करा। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। मेरा तो मन था कि मैं पूरी एक्सरसाइज पेल दूँ। हाँ, अभी तो अनारकली भी क्वेश्चन करना है, रामकली, अनारकली। और ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी करेंगे हम अगली क्लास में। 9th क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो और 2-4 क्वेश्चन आगे के ट्राई कर सकते हो 11 तक के, ठीक है। नहीं होंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपने क्या करना है, आगे का कुछ नहीं करना, सारा कुछ पीछे का करना है। जितने क्वेश्चन मैंने आज तक करा, अभी आज की क्लास में करा दिए हैं, 9 क्वेश्चन तक मैंने समझा दिया आपको। 9th क्वेश्चन नहीं होगा तो अगली क्लास का पहला क्वेश्चन 9th ही होगा। आप 9 तक के एक एक क्वेश्चन करके देखोगे। ये सेकंड के 2 पार्ट छुड़वाए हैं, अब आप ये बड़े आराम से कर पाओगे। करके देखना, नहीं आएगा तो पूछना। एक एक क्वेश्चन आपने खुद दोबारा करना है। अगर चाहते हो कि टॉपिक आपको सही से समझ में आ जाए और समझ रहे हो कि सर ने करा दिया, बड़ा आसान सा लग रहा है, a + n - 1 × d है, तो ये गलतफहमी में मत रहना कि आप पेपर क्वेश्चन में कर पाओगे। बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचो कि सर ने वहाँ क्वेश्चन करा दिया और आपको सिर्फ देखने से क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, भूल जाना ये चैप्टर कि पेपर में कोई क्वेश्चन आप कर पाओगे। आज के लिए इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। जयराम जी की बाय बाय।